सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हम इस जल प्रलय के अंदर फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित एक मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज में पटना के 1975 के अंदर आई पटना के अंदर प्रलयकारी बाढ़ का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें अपने कवि मित्र के साथ और पटना के वासियों के साथ जिस प्रकार के दृश्य का उनको भय उत्पन्न करने वाला दृश्य सामने आता है, तो किस प्रकार की बातें उनके सामने आती है वो उसमें बातचीत कर रहे हैं। उसका बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। तो बच्चों, हमने पार्ट 2 के अंदर पेज नंबर 5 के ऊपर पढ़ा था, जिसकी आखिरी 2 लाइनें हम आज पढ़ने वाले हैं, उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए। भी गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, ये लोहानीपुर एक क्षेत्र है, गोलंबर के पास वो गाड़ी जनसंपर्क कर रही थी, ऐलान कर रही थी, उसकी ध्वनि गूंज गूंज के सबको सुनाई दे रही थी। तो उसके बारे में बता रहा है कि वो ऐलान करता है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे लोहानीपुर कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। तो राजेंद्र नगर के राइटर खुद रह रहे थे। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। यानी कि वो अलर्ट करने के लिए आई थी, सावधान करने के लिए आई थी सभी को, कि सभी लोग अपने घर के अंदर अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना सामान या अपने जान माल की हानि न हो, इसके लिए पहले से ही वो सावधान रहें। प्रतिध्वनित ध्वनि हो रही थी, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। भी आप सभी लौट रहे हैं कि रात्रि 12 बजे तक पानी पहुंच सकता है, बाढ़ का पानी नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसके लिए वो सावधान कर रहा था। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है। गृह स्वामिनी मतलब अपने पत्नी के बारे में बात कर रहा है कि घर की जो स्वामिनी से मैंने पूछा कि गैस का क्या हाल है, तो बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। तो उसका भी यही उत्तर था कि बस उसी का डर है और ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। यानी कि सिलेंडर किसी यानी हर मान लो और किसी में हमें मीटर लगा हुआ होता है, हमें पता चल जाता है कि उसमें ख़त्म होने वाला है कितना, लेकिन इस सिलेंडर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जिससे हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन बच्चा होता ही है कभी कभी जिसका हमें ज़्यादा डर होता है, वो हमें वैसा हो ही जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लेखक भी उस सिलेंडर को ख़त्म होने की मतलब उसको डर सता रहा है। लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल। तो यहाँ केरोसिन की बात हो रही है। ये जो केरोसिन है वो केवल एक ही बोतल है। हमारे पास स्टोव तो है लेकिन केरोसिन भी कम है, क्योंकि आजकल बच्चों केरोसिन कहाँ लोग चलाते हैं, संभाल के भी नहीं रखते। लेकिन यहाँ कम से कम उनके पास एक बोतल तो है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। बाढ़ भी तो का भी यही हाल है, कभी वो घट बढ़ रही है, पानी कितना का आएगा कि नहीं आएगा, यानी अभी उसका भी निश्चित नहीं है। तो यहाँ हमारे लिए इतना डरने की आवश्यकता भी नहीं है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब बाद हम के। तो यहाँ पर उस बाढ़ के पानी की बात हो रही है। अभी जिस तरह गैस का भी पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए और कितनी है कि नहीं है, बाढ़ का भी यही हाल है कि बाढ़ का पानी भी कब आ जाए, कितना का आ जाए, कुछ पता नहीं, ऐसा लेखक ने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। यानी कि उसके अंदर जो अब यहाँ पर वो बता रहा है कि मेरे ब्लॉक के नीचे के दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के जो दुकानदार था, पता नहीं इतना सारा कागज उसने क्यों इकट्ठा कर रखा था कि उसने एक अलाव लगाकर सुलगा दी। मतलब एक जगह इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और उससे उत्पन्न होने वाला धुआं लेखक के ऊपर के जो मकान थे उसमें भरने लगा।
सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नावल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। अब लेखक है वो इधर उधर आसपास अपने पड़ोसी है उनको देख रहा है, या सड़कों पर लोग खड़े हैं, सबकी एक नज़र, मतलब कोई भी सो नहीं रहा था बल्कि देख ही रहा था। सभी उत्सुक थे उसकी ओर, और वो थोड़ा कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता है। तो लोग जिस तरह बात कर रहे थे तो इस तरह लग रहा था कि पानी लगभग 1-1:30 बजे तक आएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद भी नहीं। अब लेखक कह रहा है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कुछ अगर नींद ले लूँ, सो जाऊँ तो तनाव कम हो जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। और जो कंपोज एक होता है दर्द निवारक या किसी भी बहस से या तनाव से मुक्त करने के लिए जो नींद के लिए गोली ली जाती है, जो तनाव मुक्त करती है। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता, यानी उसमें भी क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि उसको भय भी था और ध्यान कहीं और था। तो वो कहता है कविता लिखूं या कुछ और लिखूं। शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। अगर मैं शीर्षक बनाऊं तो क्या ऐसा लिखूं भाई, बाढ़ की व्याकुलता रूपी प्रतीक्षा, मतलब व्याकुल होकर परेशान होकर मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। धत्त, फिर सोचता है कि धत्त ये भी कोई शीर्षक है, क्या मैं ऐसा लिखूंगा, क्या ये उचित है? तो इस तरह से लेखक अपने पे गलानी महसूस करता है। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर। स्मृतियां कहते हैं याद, पीछे वाली जितनी सारी यादें होती हैं हमारी बीते हुए समय की, और कुछ उससे संबंधित होती है तो वो हमें उस समय वो एक याद ताज़ा करवा देती है। अगर पहले कुछ जितनी भी पुरानी बातें बीती हुई होती है, अगर वही बातें हमें फिर से अगर वो दृश्य ऐसा नजर आता है तो पीछे बीती हुई बातें भी हमें याद आने लगती है। तो लेखक उन यादों की बात कर रहा है, उन स्मृतियों की बात कर रहा है। चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। बेतरतीब कहते हैं जो ढंग से नहीं लगाया हो या एक सीरियल के अंदर न हो। तो वो कह रहा है कि वो बिल्कुल जिस तरह से हमें जितनी भी पुरानी या फिल्म कह सकते हैं, पिक्चर कह सकते हैं बच्चों, या कोई भी ऐसे जो वीडियोज होते हैं हमारे, कह सकते हैं हम पुराने जितने भी हमारे देखे हुए होते हैं, वो बिल्कुल एक एक करके कोई सा भी कभी कोई सा भी, यानी उनका भी कोई क्रम नहीं होता। ऐसे दृश्य हमारी तरफ आने लगते हैं उस समय। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ बहादुरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। अब यानी उनको एक ऐसी याद आती है, उनको एक स्मृति याद आती है उन्हें, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भी अपने गुरुजी के साथ बैठकर 1947 की बात बता रहे हैं। और बच्चों जो अभी हम ये पीछे वृतांत जो बता रहे हैं वो कौन से सन का था? 1975 का। और ये हमारी आज़ादी के, जब हमें आज़ाद हुआ था हमारा देश 1947 को, ये उस समय की बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से गंगा नदी के अंदर बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। बालू यानी जो रेत होती है, ऐसा ऊंचा सा द्वीप जैसा एक बालू का ढेर। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें, यानी थक चुके थे वो बैठे बैठे, कि हम जाकर थोड़ा आराम करें, वहां पर बैठेंगे कुछ अच्छा महसूस होगा। तो बहादुरी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत बोलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे, यानी हर प्रकार के लोग वहां पर शरण लिए हुए मिलेंगे। और सचमुच चिंटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। यानी कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जो नदी के बीच का क्षेत्र होता है, वो बिल्कुल एकदम हरा भरा चारों तरफ,
मतलब हरियाली हरियाली होती है, ये एक बीड़ का सा रूप ले लेता है। तो वहाँ पर जो लेखक भादुड़ी जी थे वो क्या कहते हैं कि वहाँ पर हर प्रकार के तुम्हें प्राणी मिलेंगे, चाहे वो कोई मनुष्य के रूप में हो, चाहे मतलब ऐसे शरणार्थी, वो भी शरणार्थी होते हैं जो जीव जंतु होते हैं, ये उनका आश्रय स्थल भी होता है वो। तो यहाँ पर चिंटी चिंटे से लेकर सांप बिच्छू लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। पनाह कहते हैं आश्रय शरण। जब इस तरह बाढ़ का पानी होता है तो वो सभी जीव जंतु इस सुरक्षित क्षेत्र में आ जाते हैं। भादुड़ी जी की हिदायत थी, मतलब ये मुझे एक सावधान करने वाली एक ऐसी चेतावनी थी, सलाह थी। हर नाव पर पका ही गाओ। ये पका ही गाओ क्या होता है बच्चों? भाई इस प्रकार के बाढ़ग्रस्त जो पानी होता है, जो जाग फैन यानी बुलबुलों से युक्त, जो एक केमिकल से युक्त होता है, रासायनिक युक्त होता है, जहरीला होता है, जो पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, यानी अगर उस पानी में अगर इस तरह लगता है तो वो एक तरह से विषैला पानी होता है, और उसके अंदर जो पैर की उंगलियां या उसमें कोई भी हमारा अंग अगर संपर्क में जाएगा उस पानी के, तो मैं इस प्रकार से उसमें सड़ने लगता है, वो तलों में भी घाव हो जाता है। कि दवा, दिया सलाई की डिब्बी या डिब्बियाँ, केरोसिन तेल रहना ही चाहिए, यानी कि वो सब व्यवस्थाएं हमारे पास है, होनी ही चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पका ही गाँव की दवा और दिया सलाई की मांग होती, मतलब हम जहाँ भी जाते तो ये सब हमारे लिए पहले हमारे पास होना ही चाहिए, तो ही हम वहाँ पर सुरक्षित रूप से या बिना किसी समस्या के अनुसरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 1947 की मतलब बाढ़ गंगा के अंदर अभी बाढ़ का वर्णन कर रहे हैं। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से गिरे वापसी थाना के एक गांव में। अब यहाँ आगे फिर एक समर्थी के बारे में बता रहे हैं कि यानी इतना बताने के बाद उन्हें फिर एक बाढ़ की और याद आई है लेखक फणीश्वरनाथ रेणु को। अब वो 1949 की बात कर रहे हैं, पहले 1947 की बात, अब उससे 2 या 3 साल की बात बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से बाढ़ से घिरे एक वापसी थाना के एक गांव में पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। रिलीफ मतलब सहायता देने वाले, राहत पहुंचाने वाले। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कोई कोई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। मतलब वो भी तो एक स्वामी भक्त था जो हमेशा स्वामी की मतलब रक्षा करता आ रहा था या सेवा करता आ रहा था, लेकिन आज वो भी अपने उस नौजवान मालिक के साथ कुई करता हुआ उस नाव पे चढ़ आया, क्योंकि वो भी एक बिल्कुल लगाव रखता है अपने स्वामी के साथ, और इस समय उसको भी उससे भय था और वो भी उसके साथ ही था। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा डर गए वो उससे, कुत्ते से, और चिल्लाने लगे, अरे कुकर नहीं, कुकर नहीं, कुकर को भगाओ। कुकर कहते हैं कुत्ते को, अरे इस कुत्ते को छोड़ो यहीं पे, कुत्ते को तुम साथ नहीं ला सकते, छोड़ दो यहीं, इसको भगा दो। तो बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम ही नहीं जाएगा। वो कहता है अगर ये कुत्ता भी नहीं जाएगा, अगर कुत्ते को भी आप नाव में नहीं चढ़ाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। वह उस पानी के अंदर, बाढ़ वाले पानी में कूद गया। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, क्योंकि कुत्ता भी उसके पीछे पीछे कूदा। पहले नाव में चढ़ा तो नाव में साथ, अगर वो उससे उतरा तो भी वो उसके साथ उतरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा, या मतलब कुत्ते का कहने का मतलब भी यही था कि मेरा अगर मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, यानी दोनों एक साथ, कुत्ता और मालिक दोनों एक साथ, इस तरह से एक दृश्य नजर आ रहा था। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी, इन मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं। तो यानी कि इस प्रकार से उस, देखो बच्चों, बाढ़ की कितनी भयंकरता होती है, भीषणता होती है, और मनुष्य को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। कि हम राहत बांटने गए, खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं।
यानी उनको कोई राहत अभी तक नहीं पहुंच पाई थी, कोई भी भोज्य सामग्री उनके पास नहीं पहुंच पाई थी। वो अपने जीवन के लिए, जीने के लिए इस प्रकार से उनका भक्षण कर रहे थे। तो बच्चों, भूख ऐसी होती है जो व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खाने के लिए मजबूर कर देती है। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे, तो टोला कहते हैं एक समूह है, यानी जो एक ग्रुप के रूप में जो कहीं पर आश्रय लिए हुए होता है। हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। ढोलक मंजीरा आप जानते हो बच्चों, जो मंदिर के अंदर भजन कीर्तन करते हुए, आरती पूजा करते हुए बजाए जाते हैं। तो ये भी उन समूह के पास था। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर, मचान कहते हैं बच्चों जो अस्थायी रूप में बनाया हुआ एक ऊंचा ऐसा स्थान जो स्टेज का रूप होता है, स्टेज की तरह बनाया गया होता है, तो उसे मचान कहते हैं, जो उस स्थान से ऊंचा बनाया हुआ होता है। बलवाही नाच हो रहा था और वहां पर लोग नाच गान कर रहे थे। बलवाई क्या कहते हैं? एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसे बलवाई कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, लाल साड़ी पहनकर काला कुलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। तो काला कुलूटा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा काले रंग का नजर आ रहा था, और नटुआ ऐसा नृत्य करने वाला जो दुल्हन का सा हाव भाव दिखला रहा था। यानी वह धानी है, घरनी मतलब धानी, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है। मतलब वह जो उस दुल्हन का जो दृश्य दिखा रहा है वो ऐसा है जैसे वो अपने मायके की तरफ जा रही है। यानी इस प्रकार से हाव भाव थे उसके। उसका घर वाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। द्रुत मतलब तेज गति से। द्रुत क्या होता है बच्चों? तेज गति से, या कह सकते हैं ऊंची आवाज में भी कह सकते हैं, भी ऊंची आवाज में और तेज गति से बजने लगा। धागिड़ देर धागिड़ बाकी आप सुन जानते ही होंगे ढोलक किस प्रकार से बजता है। चके के चक धूम है ना, चके के चक धूम चक धूम चक धूम, यानी इस प्रकार से उसकी ढोलक की ये आवाज का दृश्य वर्णन हो रहा है। तो बच्चों आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। पेज नंबर हम 7 पर ये सब पढ़ चुके हैं, और लेखक ने बड़े ही इस मर्म पर से रिपोर्टाज के अंदर सरल भाषा में दे रखा है उस पटना क्षेत्र का या अपने उस क्षेत्र के वर्णन किया हुआ, लेकिन एक सिंपल कह सकते हैं साधारण भाषा के अंदर, या हम भारतवर्ष में बोले जाने वाली भाषा के अंदर। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें देश कहेंगे क्या? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम भी इस प्रकार से कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगते। मतलब इस तरह से उन लोगों को जैसे वो किसी तनाव में है ही नहीं, उनको कोई प्रकार का भय है ही नहीं, यानी इतने वो खुश मिजाज थे, सभी खुश थे कि वो इस तरह से उस संगीत का आनंद ले रहे थे कि जैसे न उनको कोई भूख प्यास है, न उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, ऐसा लग रहा था। और हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें देश कहेंगे। अब मेरे लेखक अपने कह रहा है कि मेरे मन में ऐसे आया, क्या हम उनको रिलीफ यानी राहत देकर भी क्या ऐसी खुशी दे पाएंगे, ऐसी हंसी दे पाएंगे जो वो इस समय अपनी इस संगीत की दुनिया में उठा रहे हैं। शास्त्री जी आप कहाँ है? बलवाई नाच की बात उतने ही मुझे अपनी परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है, यह एक बार। तो यहाँ पर फिर उस प्रकार से लेखक एक अन्य उनकी स्मृति सामने आ जाती है। अब उसके वर्णन करने लग जाते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था ना भाई किस प्रकार से वो आगे पीछे की स्मृतियाँ उनके मन के अंदर आ जाती है, जिनका कोई मतलब एक निश्चित लय नहीं है, सीरियल रूप में नहीं है, क्रमवार नहीं है। तो यहाँ पर आगे पीछे की वो बाढ़ की भयंकरता किस प्रकार की, किस क्षेत्र में किस प्रकार से अलग अलग रूप में आ सकती है, उसका यहाँ वर्णन करें हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है? तो वो कह रहा है अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा इस रूप में क्यों आ जाती है। ये एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर मतलब बॉय स्काउट, बच्चों स्काउट आप जानते ही हो, जो बच्चे
स्काउट्स के कैंप ज्वाइन करते हैं और इस प्रकार से आपदाओं के अंदर जाकर वो राहत कार्य करते हैं, रिलीफ का कार्य करते हैं। तो यानी बालचर यानी बचपन की बात बता रहे हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब गांव के लोग नाव के हवाओं में केले के पौधे का भेला बनाकर, मतलब एक गट्ठा सा बनाकर केले के तनों को बांधकर बनाकर किस तरह से काम चला रहे थे। क्योंकि बच्चों, केले का जो तना होता है वो बिल्कुल खोखला होता है, हल्का होता है, पानी में तैरने लगता है। तो इस प्रकार से कई केलों के जो तने होते हैं उनको बांध लिया जाता है और एक बेले का रूप दे दिया जाता है। और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर, जल विहार कहते हैं जिसे, करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी और थोड़ी मारपीट भी हुई थी। यानी इस प्रकार से जब वो हारमोनियम तबला के साथ, मतलब वहां के आसपास के, अब यहाँ पर उस दृश्य को देखकर भाई जिस प्रकार से वो झुंड नाच गाना कर रहा था, हंस रहे थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। तो लेखक भी उसी बात को यहाँ पर अपने उस मित्र की जो और साथ उनका बीता था, या 1937 की जो बात थी, स्मृति थी, वो याद आई है उन्हें कि किस प्रकार से नौजवान जमींदारों के लड़के नाव पर इस प्रकार से नाव बनाकर हारमोनियम तबला लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों का अंदर से भय निकालने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, उस दुख की घड़ी में उनको राहत देने के लिए निकले थे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार की उनकी हरकतों को वो अच्छा नहीं मानते। वो सोचते हैं ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये लोगों के जो माल बाढ़ में ग्रस्त हैं उनको दुख पहुंचाने के लिए आए हैं, ये सोच उनकी होती है। तो बच्चों ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन सोच अपनी अपनी होती है। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकले थी। अब यहाँ पर उस नव युवक युवतियों के, मतलब बच्चे या कह सकते हैं ऐसे युवक जो नव युवक थे, वो इस तरह से दसगा नाव में जैसे किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली हो। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। नेस्कैफे पता जानते हो, कॉफ़ी के इस तरह मथ रही थी। एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। यानी इस प्रकार का दृश्य वर्णन कर रहे थे जैसे वो कोई पिकनिक पे हो और उस पिकनिक के हाव भाव को वो प्रकट कर रहे थे। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लागी से नाव खे रहा था। तो बच्चों यहाँ पर नाव खेने का मतलब होता है नाव को आगे धकेलना पानी के अंदर, दोनों पांव को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा था, यानी पैरों से पानी को आगे पीछे कर रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर, मतलब जिसमें गाने या रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए और लाल दुपट्टा मलमल का ओजी ओजी, यानी ये गीत पुरानी फिल्मों का एक गाना है बच्चों, सुना भी होगा आपने। ये पुराने संगीत तो बहुत ही मनमोहक होते हैं। और इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर के अंदर फिल्माया गया एक गीत था वो उस पर जोर जोर से बज रहा था ऊंची आवाज़ में। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों और फब्तियों की वर्षा कर दी। मतलब फब्तियाँ कहते हैं हंसी मजाक के ऐसे जो मतलब व्यंग्य ही या ऐसी बातों के समूह है, उनकी वर्षा कर दी उन्होंने। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, सब फब्तियाँ कस रहे थे। इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश बावजूद भी नहीं कर पाते। मतलब कोई कुछ कह रहा था ऊंची आवाज़ में, यानी ऐसा दृश्य हो गया कि वो उस बाढ़ को भूलकर इस प्रकार से वो अपनी प्रतिध्वनित करने लगे। तो बच्चों आपको यहाँ इस तरह समझ आया ना कि किस प्रकार से लड़के
ब्लॉक की छतों पर खड़े हो गए और किलकारियाँ, सीटियाँ, फब्तियाँ कि मतलब किस तरह से उन्होंने वर्षा कर दी। वर्षा करने का मतलब है चारों तरफ से कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ जिस तरह वर्षा चारों तरफ बूंदें गिरती हैं उस तरह से सबकी अपनी अपनी आवाज़ आ रही थी। और गोलंबर में आवाज़ की प्रतिध्वनि यानी उस भवनों की दीवारों से टकरा टकरा कर वो अलग ही प्रकार का एक संगीत जैसा नजर आ रहा था। सो सब मिलकर संयमित जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाता। मतलब संगीतकार भी तो ये सब करता है, सब मतलब संगीत का एक मिश्रण करके पेश करता है, लेकिन यहाँ तो अपने आप ही कृत्रिम रूप से न होकर जैसे प्राकृतिक रूप में या प्राकृतिक रूप से ऐसा संयोजन हो गया था, जो एक अच्छा से अच्छा निर्देशक भी, संगीत निर्देशक भी नहीं कर पाता। तो बच्चों आज हम इस पार्ट 3 के अंदर इतना सा वर्क करते हैं। आज आगे हम इस अध्याय को पूरा करते हुए इसके अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपने मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज में बाढ़ की भयानकता का वर्णन कर रहे हैं। वो अपने स्मृतियों के हिसाब से हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ से ग्रस्त लोग अपना जीवन यापन करते हैं, या उस बाढ़ की भयंकरता या भयानकता को किस प्रकार से मतलब आगे उसको करते हैं, सहते हैं, उससे निजात पाते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और बच्चों एक आपको शनिवार की सैटरडे को आपकी नोटबुक्स मंगवाई थी, तो बच्चों बहुत कम आई है, तो कृपया अपना वर्क कंप्लीट रखें। पीछे का वर्क जो भी आपको पीछे हॉलीडे का वर्क मिला हुआ था, तो बच्चों अपने नोटबुक्स कार्य पूरा कर कर भेजें, अपनी जांच करवाएं। जो हर सैटरडे को स्कूल के अंदर वैन लेने आती है उसमें आप दीजिए, और मंडे को चेक होकर ट्यूसडे को आपको वो नोटबुक्स मिल जाएगी। और कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, अपने मैसेज करें। जय हिंद।